जनवरी फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में भैया आपका खूब खूब स्वागत है। पुराने वीडियोस को सब देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर महीने 2 वीडियोस आते हैं। पहले वीक का ये आपके सामने है। पेंगोलिन्स बहुत न्यूज़ में है, अच्छे से पढ़ के जाना। बेसिक्स ऑफ पेंगोलिन्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बेसिक बातें देख लेते हैं। पेंगोलिन मतलब यदि कोई पूछ ले तो भारत के एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखना कि दक्षिण भारत के ये पेनिनसुलर पार्ट जो है मध्य प्रदेश से लगाकर नीचे तक ये मिलेगा। साथ में आप इधर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट साइड भी जा सकते हैं, बट दोनों जगह के पेंगोलिन्स अलग अलग हैं। इधर एक चाइनीज़ पेंगोलिन मिलेगा और यहाँ पर ये आपका इंडियन पेंगोलिन की कैटेगरी मिलेगी। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है। मैमल्स कैटेगरी है सबसे पहली चीज़। उसके साथ में यदि हम लोग देखें तो काफ़ी और भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं। एशिया के अलग पाए जाते हैं, आपको अफ्रीका में अलग देखने को मिलते हैं, बट भारत में स्पेशली इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज़ पेंगोलिन देखने को मिलते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड आप याद रखना कि ये बहुत ही अत्यंत खतरे में जो है वो चाइनीज़ वाले हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो कि चाइना में खतरा है इस तरह से, तो चाइनीज़ पेंगोलिन को अपने को ऐसे याद रखना। और इंडियन पेंगोलिन थोड़ा संभला हुआ है लेकिन फिर भी इंडेंजर्ड कैटेगरी है इसकी, ठीक है। आई बात समझ में। अब बात करेंगे कि ओवरऑल भारत की जो स्थिति है वो कैसी क्या है इसमें। तो लगभग यदि हम देखें तो हिमालय के साउथ में याद रखना, मतलब पर्वतों के क्षेत्र में नहीं है इनका हैबिटेट, ठीक है। उधर फिर आप नीचे श्रीलंका तक चले जाओ, मतलब ये पूरा नीचे दक्षिण भारत में श्रीलंका तक चले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ उधर बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट के रीजन में भी जा सकते हैं आप लोग, लेकिन उधर ध्यान रखना वो चाइनीज़ पेंगोलिन की शुरुआत हो जाएगी। साथ में नो डाउट ग्रासलैंड वाले एरियाज़ हैं, प्रॉक्सिमिटी टू द विलेजेस या ओपन लैंड वाला जो एरियाज़ वहाँ आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा नॉक्टर्नल फीचर दिखाई देता है, रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दिन में कहीं भी ऐसे गड्ढे में या कहीं भी ऐसे मतलब होल बना के बोरो बना के जो है एक तरह से वहाँ पर ये आराम वगैरह कर रहे होते हैं। मतलब उनका एक टाइम जो थोड़ा सा दिन के हिसाब से रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये। इंसेक्टिवोर्स हैं, मतलब थोड़ा कीड़े कीट वगैरह खाते हैं, आंट टर्माइट्स वगैरह ये सब इनका मेन भक्षण होता है। सो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में उसकी जो ऊपर की जो बॉडी है वो अपने आप का खुद का रक्षण भी कर रही होती है। तो अब देखा हमने इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है, ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ। शेड्यूल 1 अपेंडिक्स साइट्स अपेंडिक्स 1 में मिला है। साइट्स का मतलब ये जो इलीगल ट्रेडिंग वगैरह होती है उससे रिलेटेड एक कन्वेंशन बना हुआ है, और उसमें जो लिस्ट है पहली लिस्ट है जिसमें ऐसे एनिमल्स की लिस्ट बनी हुई है कि जिनका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, उसी लिस्ट में आता है, दैट इज़ द अपेंडिक्स 1। और यदि वो इसके अपोजिट चाइनीज़ पेंगोलिन पूछे तो ध्यान रखना, चाइना से याद रखना कि ये ज़्यादा खतरे में, तो उसको आप बना देना कि भाई ये ज़्यादा खतरे में, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अपने आप में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ रहेगा, ठीक है। तो रिपब्लिक डे का जो अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा था वो अब एक्सटेंड हो चुका है आप लोगों के लिए। तो अब अनअकैडमी पर आप घर बैठे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पूरी अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ कि ये जो डिस्काउंट है वो पूरा 50% ऑफ है, और साथ में 6 महीने का एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा है बाय यूजिंग द कोड SGYT10। इस कोड का इस्तेमाल करें। और ध्यान रहे कि जो 2025 में जो तैयारी करने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, या 2020 मतलब 26 वाले भी लर्नर्स जो हैं इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सेपरेट बैचेस हैं, और इतना ही नहीं, बैचेस के अलावा आने वाले बैच, नए बैच, जितने भी कोर्सेज हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बीच कोई भी प्रीलिम्स का कोर्स या कोई क्रैश कोर्स, सीसेट का कोर्स, इनके लिए कोई अलग से पैसे देना नहीं होता है आपको। ये सब अनअकैडमी के इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड होते हैं। सो ये ऑफ़र जो एक्सटेंड हुआ है, ये ध्यान रहे कि 31 जनवरी तक ही अवेलेबल है। उसके पहले आप सब्सक्रिप्शन लें और अपने एक पूरी प्रिपरेशन को सही दिशा दें। सो इसके बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बिलीगिरी रंगस्वामी, ये रंगस्वामी बिलीगिरी करके एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हम नॉर्मली पढ़ते रहते हैं जब भी नेशनल पार्क पढ़ते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ग्रीन टैक्स को लेकर बात हुई है। तो इसका बेसिक आइडिया अपने को पता हो कि बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो है टाइगर रिजर्व भी है, कर्नाटक में है। ये 2 बातें अपने को याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो लोकेशन कर्नाटक, ठीक है, बिलीगिरी रंगस्वामी। और ये दक्षिण भारत में जा चुके हो आप, मतलब थोड़ा सा फॉरेस्ट जो है वो डेसिडियस वाला मिलेगा, पतझड़ वाला वन मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं बारिश भी ज़्यादा होती है। तो अब मान लो वेस्टर्न घाट की तरफ ज़्यादा है, पर इस साइड ज़्यादा है जिधर मॉनसून आता है, तो उन रीजन्स में आपको थोड़ा एवरग्रीन फीचर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है किस चीज़ के लिए, स्पेशली टाइगर्स के लिए। सो याद रखना, रंगस्वामी, बिलीगिरी रंगस्वामी। बाय द वे, मुझे आप 2 नाम और बता सकते हो कि टाइगर रिजर्व के जो कर्नाटक में पाए जाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना यार। अब इसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक बढ़िया सा जो है रिवर रेजुविनेशन प्रोजेक्ट देविका रिवर पर शुरू किया गया था। तो अब ये देविका रिवर के बारे में जान लेते हैं क्विकली।
भैया देविका रिवर के लिए अब ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इनको नदियों को रिजुविनेट कर रहा है, ये ऑन द लाइंस ऑफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट वहीं से आया है कि भाई एक प्रोग्राम का थोड़ा सक्सेसफुल लॉन्च या सक्सेसफुल एफर्ट्स दिखते हैं तो बाकी नदियों पर भी काम करना शुरू कर दिया गया। तो 2019 के आसपास जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात हुई उसके अकॉर्डिंग ही मतलब जो है ये नॉर्थ इंडिया का पहला रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है जहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये नदी पाई जाती है। सबसे बेसिक सवाल जो कि याद होना चाहिए। उसके बाद में आगे यदि हम लोग बढ़े तो देविका नदी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स गंगा से भी इसका थोड़ा संबंध रखते हैं, मतलब पवित्रता के आधार पर। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो उधमपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये शुरू होती है। जी हाँ, और उसके बाद में रावी रिवर से फाइनली जाकर मिल जाएगी। तो इसे गुप्त गंगा भी बोला जाता है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। रावी की ट्रिब्यूटरी रहेगी, ये देविका रिवर को भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें। और यहीं से हम लोग देखते हैं कि रावी रिवर भी जा रही होती है। बाय द वे रावी रिवर को आपको पता होगा रोहतांग पास याद रखना है, और व्यास नदी भी वहीं से शुरू होती है लगभग। तो इसके बाद में अब आते हैं अपन उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है कि थोड़ा सा रात्रि में एक तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे ध्यान रखना शुरू किया गया है। तो चंडका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में थी। अब देखो कई बार क्या होता है कॉन्टेक्स्ट काम का नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती हैं। तो एटलीस्ट अपने को याद रहे कि भाई चंडका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य में है। मार्क कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं। अचानक कोई भी यूनिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिल जाएगी और फिर बोलेंगे अरे ये तो न्यूज़ में था। तो न्यूज़ में तो था लेकिन पहले कौन ने बताया, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है कि पहले कम से कम कोई कह रहा पढ़ने के लिए तो ध्यान रखें। उसके बाद में ये तो सब कुछ हो गया। उसके बाद बाकी यदि आप लोग देखना चाहें तो वहाँ फॉरेस्ट भी जो है थोड़ा कोस्टल एरिया से लगा हुआ है, ये तो एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन। उसके बाद में डेसिडियस के फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। जी सर, देरास झुमका डैम नाम का आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर उस क्षेत्र में, यदि आप और भी ज़्यादा देखना चाहें तो। ये इसकी लोकेशन है चंडका रिजर्व, ठीक है, अच्छे से याद रखना। अब मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा इसमें परेशान ना हो, लेकिन एटलीस्ट शब्दों को थोड़ा सा याद रखना है कि जो जीलिया, नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो जीलिया करके तुम पढ़ लेना, बाकी आगे लगे आपको तो जीलिया जाइलोकार्पा करके पढ़ लेना। तो अब ये जीलिया जो है ये एक ट्री फैमिली लेग्यूम से, बस इतना याद रख लो तुम कि ये ट्री की कैटेगरी पे जा रहा है। ब्रॉड लीव्स भी आपको देखने को मिल सकता है और लगभग इट कैन ग्रो टू 30 मीटर्स। तो ये भी थोड़ा चर्चा में रहा था, लेकिन कई बार क्या है मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट ना पूछ के तो अननेसरी खूब ज़्यादा बर्डन ना लेके बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि जीलिया जाइलोकार्पा क्या है, तो एटलीस्ट अपने को पता रहे। नेक्स्ट वन इज़ कर्मन लाइन। कर्मन लाइन चर्चा में अपने अलग अलग कारणों से रहती है, लेकिन कर्मन लाइन है कहाँ पर ये अपने को पता होना चाहिए। तो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास आप मान के चलना कि हमारी धरती से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर, मतलब मीजोस्फीयर के आसपास। तो एटलीस्ट याद रखें सबसे पहला पॉइंट कहाँ पर है कर्मन लाइन। अब ये एक ऐसी इमेजनरी लाइन है जो मतलब अर्थ का वायुमंडल, एटमॉस्फियर, ठीक है, और स्पेस के बीच की लाइन है कि भाई इसके ऊपर अब स्पेस वाली कहानी शुरू हो जाएगी, है ना। ब्रह्मांड तो चलो ठीक है, अब स्पेस इन द सेंस इसको इस सेंस में आप लीजिएगा कि जैसे एरोनॉटिकल वाला पार्ट, एस्ट्रोनॉट वाला पार्ट, जी हाँ, और उसके बाद में स्पेस क्राफ्ट वाली जो चीज़ें हैं, इन सब सेंस में लेना। तो वायुमंडल जो है हमारा पृथ्वी का, वो तुमको लगभग 100 किलोमीटर तक देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं तो ऐसे तो आप एग्जोस्फीयर में 1000 तक चले जाते हो, बट ये जब भी कोई रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह हो रही है या कोई भी एस्ट्रोनॉट वाली जो कहानी हो रही है, तो ये सब इन चीज़ों में कर्मन लाइन को थोड़ा सा विशेष देखा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसको मानते भी नहीं है, लेकिन अपने को जनरल स्टडीज़ के आधार पर कर्मन लाइन के बारे में पता हो कि भाई ये एटमॉस्फेयर में देखी जा रही है, मीजोस्फीयर के बाद लगभग 100 किलोमीटर के बाद इसको देखते हैं हम लोग। सो 100 किलोमीटर अबव द सी लेवल, इमेजिनरी लाइन, अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्पेस को ये अलग कर रही होती है, ठीक है। और 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जी हाँ, सो फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के द्वारा। और इसको स्पेस जो जितने भी हैं साइंटिस्ट वगैरह हैं वो ज़्यादा सबको इसका एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट आपको जो है ध्यान रखना कि इसके बाद मतलब इस यहाँ तक तो, इस लाइन तक तो प्रपल्शन काफ़ी हाई लगता है हमें किसी भी रॉकेट वगैरह में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी वगैरह का भी वो अपने को देखने को मिलता है सर। सो कर्मन लाइन की ज़रूरत क्या पड़ गई, तो एटलीस्ट जो है हम ये कह सकते हैं कि एक लीगल बाउंड्री है कि भाई स्पेस जो है मान लो कहाँ से शुरू हो रहा है और किसी का एटमॉस्फेयर कहाँ से शुरू हो रहा है।
तो ये डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो, डिस्प्यूट्स नहीं तो फिर कल को कोई कि हमारे क्षेत्र में आ गए, हमारे इस रीजन में आ गए, तो एटलीस्ट स्पेस तो फिर ये है कि भाई सबका रहेगा। तो एटमॉस्फेयर और स्पेस को डिफरेंशिएट करने के लिए कर्मन लाइन की बात करी गई थी। और भी इसकी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख के आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है भैया, आजकल की रामसार कन्वेंशन के तहत, रामसार कन्वेंशन आपको पता है कि वेटलैंड में हम लोग जो है काफ़ी ध्यान रख रहे होते हैं। तो ऐसे वेटलैंड्स या ऐसे शहर या ऐसे वेटलैंड्स की साइट्स जहाँ पर काफ़ी अच्छे एफर्ट्स लगाए गए हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको जो है सर अब वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन मिलेगा। मतलब एक तरह से टैग है जो कि एक अच्छे काम के लिए, मतलब कि वेटलैंड का जिन्होंने ज़्यादा ध्यान रखा है उनके लिए दिए जा रहा है। तो ये रामसार कन्वेंशन जो COP12 हुआ था 2015 में, उस टाइम पे ये सिस्टम लाया गया था, वेटलैंड एक्रेडिशन सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग ये याद रखना कि रामसार कन्वेंशन की जब ये 12वीं मीटिंग हुई थी उस दौरान इस चीज़ को अप्रूव किया गया था। और इसमें ये स्पेशली एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मान लीजिए सर्टिफिकेशन टाइप का, आप थोड़ी देर समझ लो कि ये ऐसे शहरों को रिकॉग्नाइज करता है जहाँ पर जिन्होंने अपने अर्बन वेटलैंड्स को बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, वो एक्सेप्शनल स्टेप्स लिए हैं काम करने के लिए। तो इस बार क्या हुआ है, इस बार ये एक्रेडिशन जो मिला है वो इंदौर, भोपाल और उदयपुर को मिला है। ठीक है, ये याद रखना, इंदौर, भोपाल और उदयपुर को। सो ये चीज़ अपने को याद रखना है कि ये किसके द्वारा मिलता है, क्या है, क्यों मिलता है, ताकि जो जितना एफर्ट्स लगाए हैं उनको एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन मिल सके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जिसमें इंदौर, भोपाल, अब जैसे ये सिरपुर लेक है, नो डाउट जो इंदौर के होंगे, इनफैक्ट मैं खुद देखा हूँ, अब इंदौर का हूँ जैसे, तो सिरपुर लेक पहले कैसा था और विदिन 2 to 3 ईयर्स वहाँ की चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज कर दी गई हैं। अब सिमलीपाल, मयूरभंज वाले क्षेत्र में आपको एक जो आंट्स वाली जो चटनी थी वो आपने सुना होगा। जी सर, रेड वीवर आंट्स। तो रेड वीवर आंट्स के बारे में हम लोगों को जो है थोड़ा सा पढ़ना है। मतलब नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो ये वाली आंट्स को आप लोगों ने देखा होगा। जी सर, तो इनके बारे में थोड़ी सी अपने को पता होनी चाहिए कि क्या कहानी है। तो नो डाउट अब वहाँ पर लोग यदि उसको GI टैग मिला एक्चुअल में, तो उस चटनी को, जी, अब वहाँ के लोग जो है उसका जो है सेवन कर रहे हैं और उसके जो अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है उनका, और वहाँ की जो भी स्थिति है अच्छी चीज़ है, और उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट और ये सारी चीज़ें। लेकिन अपने को थोड़ा सा हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए रेड वीवर आंट्स के बारे में। तो मयूरभंज के क्षेत्रों में पाई जा रही है, मतलब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में भी आपको ये देखने को मिलेगा। बाद में अपना जो ज़्यादातर आवास है वो कोई भी जो वृक्ष होते हैं, मैंगो, साल या जैक फ्रूट वगैरह, उसके आसपास आपने देखा होगा। अब इसमें क्या है कि 3 कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं इनकी फैमिलीज़ में, वर्कर्स, मेजर वर्कर्स और क्वींस। तो वर्कर और मेजर वर्कर जो है ज़्यादातर ऑरेंज कलर के होते हैं, जो ज़्यादा मेहनत वगैरह कर रहे होते हैं। स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह पे जो है ये अपना सेवन कर रहे होते हैं, सब उन्हीं पे काम कर रहा होता है। और साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट अपने को याद रखना है इन्वायरमेंट के उसमें, कि बहुत सारे जो ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं इनकी मदद से बचे जाते हैं, क्योंकि उनको खाने वाले जो जीव जंतु हैं वो इनके भोजन होते हैं। तो जो केमिकल इंसेक्टिसाइड का एक अल्टरनेटिव भी बन सकता है ये। तो ये इनका मतलब हर चीज़ का यहाँ पर रोल है। तो ये थोड़ा एक एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उनके द्वारा, ठीक है, एक नॉर्मली प्लांट है, उसको बोला गया है कि मतलब कैटल्स वगैरह को आप इसको फीड करा सकते हैं, मतलब खाना वगैरह इनका जो है फॉडर वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ टेपियोका प्लांट। ठीक है, अब टेपियोका प्लांट जिन्होंने नहीं सुना है वो अपने को कम से कम पता हो भाई कि इसका इस्तेमाल जो है या कहाँ पर है। तो ये दक्षिण भारत, तमिलनाडु में इसको हम लोग बोल सकते हैं कल्टीवेट होता है, याद रखना है ना। और इसके बाद टेपियोका प्लांट का नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो थोड़ा सा हमें रेड सॉइल से संबंधित याद रखेंगे है। उसके बाद वार्म, जो ऑफकोर्स साउथ इंडिया में तो थोड़ा सा वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट आप कह सकते हो। ज़्यादा खूब हैवी बारिश भी नहीं चाहिए, ज़्यादा हाइट भी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाओगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो तमिलनाडु के आसपास जो हमें एक क्लाइमेटिक फीचर दिखता है उसके आसपास तक की कहानी अपने को याद रखनी है। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान रहे। उसके बाद में इंद्रायणी रिवर वाला जो क्षेत्र था उसमें टॉक्सिक फॉर्म फिर से आया है। तो वही बात है कि अब रिवर के बारे में अपने को कम से कम पता हो। तो इंद्रायणी रिवर जो है अपने को कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इंद्रायणी रिवर का संबंध जो है सर सीधा पहले तो भीमा रिवर में जाना पड़ेगा। और भीमा रिवर याद आते ही हमारे लर्नर्स को तो भैया पता है
ये भीमा रिवर अपन ने पढ़ा, नीरामान सीना मतलब कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो इंद्रायणी रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा रिवर। ये वही लोनावला मतलब महाराष्ट्र वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी। वलवन डैम आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है इंद्रायणी रिवर पर। सो इंद्रायणी रिवर, भीमा रिवर, कृष्णा रिवर, वलवान डैम, इंद्रायणी रिवर, महाराष्ट्र, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। बाकी भीमा रिवर को हम चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी है, भीमा शंकर से शुरू होती है, नीरामान सीना इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। पंडरपुर जो है, पंडरपुर, वो भी आपको इसी के किनारे पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलेगी? तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सीधा सवाल अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है। उसके नज़दीक आपको पखुई टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। सेसा ऑर्किड सेंचुरी भी आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसके देखने को मिलती है। कामेंग एलिफेंट रिजर्व के आसपास वो आपको देखने को मिलता है। कामेंग एलिफेंट रिजर्व भी इसी के आसपास है। सो प्लीज़ इसका थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा याद रखें। ईगल नेस्ट के लिए हमें अरुणाचल प्रदेश में जाना पड़ेगा। उड़ीसा के 7 प्रोडक्ट्स को ऐसे और जो है जीआई टैग्स मिले थे, आपको सबको पता है, जिसमें एक ये शॉल है कपड़ा गंदा शॉल। अब थोड़ा सा वहाँ का प्रोनाउंसिएशन में भी आपको बदलाव दिखाई दे सकता है, लेकिन ठीक है, कपड़ा गंदा शॉल भी याद रखना। लंजिया सोरा पेंटिंग भी याद रखना भैया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ट्राइब्स को दर्शाती है। कोरापुट काला जीरा राइस को भी याद रखना है। नयागढ़ कंथई मुंडी ब्रिंजल, चलो अच्छा है, अब जो उड़ीसा के लर्नर्स हैं मैं आऊँगा जब सेवन करूँगा वहाँ पे। उड़ीसा खजूरी गुड़, जी हाँ, डेनकनाल मगजी करके ये भी है, तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये भैया इन्वायरमेंट का सवाल तैयार, मान के चलिए। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी आई है भारत में। NH66 जो मुंबई से गोवा जाता है उसमें इसको यूज़ किया गया है। व्हाट इज़ स्टील स्लैग, क्या होता है? तो ये डेवलप किया गया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। सबसे पहली चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के कोलैबोरेशन में। जो स्टील बनाते हैं हम, आयरन स्टील, उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको हम कहते हैं स्टील स्टैग। जब भी फैक्ट्री जो होती है उसमें से जो वेस्ट एक तरह स्टील स्लैग्स निकलते हैं, अब उसमें मिनरल्स वगैरह तो रहते ही हैं। अब लोहा की फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो उसमें तो सब चीज़ें निकलेंगी। अब जब स्टील मेकिंग फर्नेसेस से जब उसमें इम्प्योरिटी जो होती है वहाँ से अपने इसको निकाल रहे हैं। अब इसको कंस्ट्रक्शन में, इनमें अलग अलग इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सीमेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया अच्छे से याद रखना है कि सूरत गुजरात में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। मतलब आप वेस्ट को बहुत ही बढ़िया से इस्तेमाल कर पा रहे हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, काफ़ी स्ट्रेंथ भी है, ड्यूरेबिलिटी भी, तो याद रखना इनका यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। तो ग्रीन फ्यूल अलायंस में डेनमार्क के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मतलब ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है 2020 में इंडिया और डेनमार्क के बीच में जो साइन की गई थी उसके अंतर्गत ये चालू की गई है। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करें भैया। बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंटिटीज़ इनके साथ कोलैबोरेशन करें, इंगेज करें और इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्टनरशिप को और बेहतर करें और R&D वगैरह करें, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वैसे और इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव्स आप लोग याद रख सकते हो। US इंडिया के बीच में है क्लीन स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ये याद कर लेना, ये प्रीलिम्स में एक एक स्टेटमेंट में जाते हैं फिर अरे मेरा तो गलत हो गया। ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन इंडिया और सऊदी अरेबिया, ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ग्लोबल बायोफोर्स अलायंस ये इसके द्वारा, क्वाड्स मतलब जो है क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप फॉर क्लीन एनर्जी। सो इसको अच्छे से याद रखना, इनमें सबका इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के। अब कैबिनेट कमेटी के द्वारा जो है यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया गया। अब यूरिया गोल्ड में आपको पता है सल्फ़र से कोटेड मिल रहा है आजकल, तो सल्फ़र कोटेड यूरिया के बारे में अपने को याद रखना है। तो ये नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, मतलब इसमें हम लोग जो भी सल्फ़र है उसकी कोटिंग कर रहे होते हैं यूरिया के ऊपर। इससे ये है कि लंबे समय तक यूरिया का आपको असर भी देखने को मिलेगा, एकदम से जो है ख़त्म नहीं होता उसका असर, और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और साथ में और आप दूसरे फर्टिलाइज़र फिर कम इस्तेमाल करोगे, तो आप इनडायरेक्टली सॉइल का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो एक ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। मतलब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइज़र की कैटेगरीज में भी आप कह सकते हो। जी हाँ, इनडायरेक्टली पहुँच जाएगा। और वैसे भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? बायो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इनडायरेक्टली जो सॉइल पर डायरेक्ट असर जो है ना कर रहा हो। मतलब जैसे वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी बढ़ा रहा हो, pH सही रख रहा हो, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एडिशन कर रहा हो, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में करमन सिटी ईरान में जो एक्सप्लोजन्स हुए थे उसको लेकर जो है थोड़ा चर्चा में रहा है। तो एटलीस्ट अपने को याद रहे भैया कि करमन सिटी जो है अपने को देखने को मिलेगी कहाँ पर है, ईरान में है। ईरान दैट इज़ एसोसिएटेड विद पर्शियन गल्फ। सो अपने को ये चीज़ भी पता हो, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कुछ न्यूज़ है जनवरी के फर्स्ट वीक में, मैंने अननेसरी कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया है।